लेकिन बाबा राघव दास पर पुस्तक लिखने के लिए जितना इसमें सामग्री है उससे ज़्यादा अधिक गहन और दीर्घकालीन शोध की जरूरत है। ये प्रयास सुमित राय का बहुत सराहनीय है। इस पुस्तक से ये तो पता चलता है कि बाबा राघव दास कब किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश आए और फिर बरहज आश्रम में उन्होंने दीक्षा ली। लेकिन बरहज आश्रम का इतिहास इसमें बहुत संक्षिप्त। मुझे लगता है कि बरहज आश्रम के इतिहास के बारे में नई पीढ़ी को बताने के लिए और ज़्यादा रिसर्च की जरूरत है। ये ठीक है कि उसके लिए उल्लेख है कि संत अनंत महाप्रभु ने उसकी स्थापना की थी। उनके बारे में भी कोई खास जानकारी इसकी नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जो वर्णन है या जिस तरह से लिखा गया वह बहुत अच्छी भाषा में है, अच्छी अवधारणा है, अच्छी प्रस्तुति है, लेकिन तथ्यों का उसमें काफी अभाव है। बाबा राघव दास इसके बारे में मालूम है होता है इस किताब से कि स्वामी विवेकानंद के प्रभाव में वो 1913 में आए और अपनी पारिवारिक जो भी उनकी परिस्थितियाँ थी उससे उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। 13 से 15 वो उनका भ्रमण का काल है जिसमें हरिद्वार, प्रयाग, काशी, छपरा, बरहज इस तरह से पहुँचते हैं। राघवेंद्र से राघव दास होते हैं। अब 1916 के कांग्रेस का यानी कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 में उसका उल्लेख इस पुस्तक में है। लेकिन पेज नंबर 19 जो हमारे पास पुस्तक है उसमें मुझे लगता है कि प्रिंटिंग की गलती है। लखनऊ कांग्रेस का जहाँ वर्णन है वहाँ लिखा हुआ है 1917, होना चाहिए 1916। और लखनऊ कांग्रेस बड़ी हमारे स्वाधीनता संग्राम में एक ऐतिहासिक कांग्रेस है। कुछ अधिवेशन कांग्रेस के बहुत ऐतिहासिक हुए हैं, उसमें 1916 भी। 1916 का महत्व कई कारणों से है। महात्मा गांधी को 1916 में लखनऊ कांग्रेस में, वो पहले के कांग्रेस में भी गए हैं, लेकिन 1916 में वो उसी तरह के नायक हैं जैसे कि लोकमान्य तिलक हैं, जिन्ना हैं, मोतीलाल नेहरू हैं। और वहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल की भेंट भी होती है। उसका वर्णन महात्मा गांधी की आत्मकथा में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। अब लखनऊ कांग्रेस के बाद चौरी चौरा में जो कुछ हुआ, इस पुस्तक में बाबा राघव दास का एक कथन है कि चौरी चौरा में पाप हुआ है। मुझे लगता है कि वो खोजना चाहिए कि क्या सचमुच उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि जो व्यक्ति चौरी चौरा के सजा पाए हुए लोगों के लिए मोतीलाल नेहरू के पास जाता है, अंततः मालवीय जी के पास जाता है, और मालवीय जी ने वकालत छोड़ दी थी, 20-22 साल हो गया, लेकिन वो बनारस से चलते हैं और उनके पास चौरी चौरा का मामला लेकर बाबा राघव दास ही पहुँचते हैं। बाबा राघव दास
का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। और वो जो चौरी चौरा का फैसला है, उस फैसले में चीफ जस्टिस ने लोगों को फांसी से छूट तो दी ही, बहुत कम लोगों को सजा हुई, बहुत सारे लोगों को छुड़ा दिया मालवीय जी ने। लेकिन उसमें जो फैसले के अंत में चीफ जस्टिस ने कहा कि मालवीय जी ने इस केस को जिस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे बेहतर मैं भी नहीं कर सकता। और मालवीय जी की वकालत की प्रतिभा थी, आध्यात्मिक प्रतिभा थी कि दरअसल वो फांसी के फंदे से बहुत लोग छूटे। उस चौरी चौरा के बारे में बहुत कुछ अध्ययन, अभी बहुत अच्छे अध्ययन हुए हैं और किताबें आई हैं। मुझे लगता है कि उन किताबों से लेकर के इस पुस्तक को थोड़ा और समृद्ध बनाया जा सकता है। इस पुस्तक में संत से सदन तक विधायक राघव दास का जो अध्याय है, वो पूरी तरह से पुनर्लेखन की मांग करता है। उसका कारण यह है कि इस अध्याय में इन्होंने जिन धीरेन्द्र झा और बाकी लोगों को जो कोट किया है, वे लोग उस तथ्य को न जानते हैं, न ही उसके वो उस समकालीन थे। जो व्यक्ति उस तथ्य को जानता है वो थे प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल। और जब सुमित की किताब मुझे मिली तो मैंने मुकुट बिहारी लाल जी की वो किताब प्राप्त की, मैंने अपनी लाइब्रेरी से निकलवाया। ये किताब मेरे पास दाहिने तरफ है और 31 मार्च 1948 वो तारीख है जब आचार्य नरेंद्र देव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक संक्षिप्त भाषण दिया है। आचार्य नरेंद्र रचनावली के 5वें खंड में वो भाषण कोई भी पढ़ सकता है। भाषण में विनम्रता है, भाषण में सैद्धांतिक दृढ़ता है, भाषण में यह कहने की कोशिश है कि हमने समाजवादी पार्टी बना ली है, कांग्रेस से हमको निकलना पड़ा है, इसलिए हम अब विधान सभा की सदस्यता छोड़ रहे हैं। एक मिसाल भी है, आजाद भारत में वो ऐसी मिसाल है जो अभी तक दोहराई नहीं गई है। वो ऐसा आदर्श उदाहरण है जिसका दूसरे किसी ने अनुसरण अब तक नहीं किया है। उन्होंने पार्टी छोड़ी, विधानसभा से सदस्यता छोड़ी और उनके साथ 12 अन्य लोग भी हैं जिनके नाम प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल की किताब में हैं। और उनके इस्तीफे के बाद से लेकर और उपचुनाव तक, उपचुनाव का परिणाम आया है 28 जून 1948 को। तो मार्च से जून का जो समय है उसमें गोविंद वल्लभ पंत इस तरह से आचार्य नरेंद्र देव को पछाड़ने की रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति में बाबा राघव दास इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक रोचक कहानी है। बाबा राघव दास कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस से कोई आपसी विरोध नहीं है, लेकिन एक स्वाधीनता सेनानी है। और आचार्य नरेंद्र देव फैजाबाद के रहने वाले हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े रईस भी थे, क्योंकि वकालत से उन्होंने बहुत पैसा कमाया, जमींदारी भी थी। उस फैजाबाद के आचार्य नरेंद्र देव जो राष्ट्रीय ख्याति के थे, जवाहरलाल नेहरू उनसे कई मामलों में सलाह लेते थे। मेरा ख्याल है कि उस समय वो लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे।
जब उपचुनाव हुआ है और विश्वविद्यालय संभाल रहे हैं। चुनाव में थोड़ा बहुत जा रहा है, लेकिन चुनाव में वो उनको लग रहा था कि हम जीतेंगे, लेकिन पराजित हुए करीब 1200-1300 वोटों से। ये जो कहानी है, उस कहानी को बहुत ढंग से इस किताब में आना चाहिए, जो नहीं आई है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल ने जो कुछ लिखा है, अगर आप लोगों के पास समय हो और आपकी अनुमति हो तो मैं वो हिस्सा आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। हाँ सर, जरूर। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल की जो पुस्तक है, उसका टाइटल है आचार्य मदन युग और नेतृत्व। पेज नंबर 232 पर उपचुनाव शीर्षक से ये वर्णन है, मैं पढ़ रहा हूँ। सोशलिस्टों द्वारा विधानसभा की सदस्यता छोड़ने के बाद 2-3 महीने के अंदर ही उपचुनाव कराए गए और इन सब में कांग्रेस ने सोशलिस्टों के विरुद्ध उम्मीदवार खड़े किए। आचार्य जी के विरुद्ध बाबा राघव दास जी खड़े किए गए। इन उपचुनाव में कांग्रेस ने राजनीतिक प्रश्नों पर पर्दा डालकर अप्रासंगिक प्रश्नों को उपस्थित कर जनता को भ्रम में डालने की पूरी कोशिश की। जनता की तर्क शक्ति और बुद्धि के स्थान पर परंपरा जनित विश्वासों, भावनाओं और रूढ़ियों का अपमान किया गया। कांग्रेस जनों ने समाजवादियों पर पितृघात का दोष लगाया। जनतांत्रिक विरोध को भी भारतीय संस्कृति के विपरीत बताया और निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए शासन तंत्र का प्रयोग किया और अनेक भ्रष्टाचारों का आश्रय लिया। आचार्य नरेंद्र देव के विरुद्ध तो गांधी जी की आत्मा का बार बार आह्वान किया गया। निर्वाचकों को यह बताया गया कि आचार्य जी नास्तिक हैं, धर्म और संस्कृति को भ्रष्ट करना चाहते हैं, जबकि बाबा राघव दास भारतीय संस्कृति के ज्ञाता और पोषक हैं तथा धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ही महात्मा गांधी जी की दैविक प्रेरणा से आचार्य जी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा है। इन हथकंडों से आचार्य जी आदि सभी समाजवादियों ने ऐसा अनुभव किया कि कांग्रेस से विरोधी दलों को बरती जाने वाली जनतांत्रिक सद्भावना की आशा भी नहीं की जा सकती। उनके चित्त में कम से कम कुछ कांग्रेसी नेताओं के प्रति अश्रद्धा और कड़वाहट जरूर पैदा। आचार्य जी को जहाँ इस बात का दुख था कि कांग्रेस जनों ने शायद किसी कांग्रेसी नेता के इशारे पर जनतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, वहाँ उन्हें इस बात का भी संतोष था कि कतिपय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनसे पुरानी सद्भावना और मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयत्न किया। कांग्रेस कुछ पहले छोड़कर मैं आ रहा हूँ, जो किसी कांग्रेसी नेता का जो यहाँ उल्लेख है वो कौन है, मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूँ। कांग्रेस के जनतंत्र विरोधी हथकंडों और कुचक्रों के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत ही जिम्मेदार समझे जाते। फिर भी जब पंत जी फैजाबाद गए तब आचार्य जी ने अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि पंत जी के मान की रक्षा हो, उनकी शान के खिलाफ कोई बात न की जाए। इसी तरह जब फैजाबाद के कार्यकर्ता ने कुछ दबाव डालकर नरेंद्र देव जी के पक्ष में वोट मांगे, तब उन्होंने उसके कार्य को बुरा बताते हुए कहा कि चाहे वे चुनाव में हार जाएं, पर इस तरह की बात नहीं होने देगी। ये जितना इस पुस्तक में ये वर्णन है, उससे अधिक सामग्री आर्काइव में और जगह उपलब्ध है। मैं इस पुस्तक में बाबा राघव दास को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके राजनीतिक पक्ष को भी दिया जाना चाहिए और
1949 की घटना को जो उनके साथ जोड़ा गया है वह तथ्य से अलग है। तथ्य से अलग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 22 दिसंबर 1949 को जो कुछ वहाँ हुआ उसके 2-3 लोगों से मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई है। जैसे नानाजी देशमुख ने मुझे वो सब कुछ बताया था। बाबा राघव दास उस उपचुनाव में आए फैजाबाद, और उस उपचुनाव के बाद जब तक वो एमएलए थे तब तक वहाँ से उनका थोड़ा बहुत संबंध था, लेकिन उनका जो योगदान है भूदान आंदोलन में वो महत्वपूर्ण है। उस आंदोलन के बारे में इसमें सामग्री है, अच्छी सामग्री है, और इस तरह से 62 साल की जिंदगी में बाबा राघव दास को पुनः याद जब हम करें तो मुझसे पहले अभयानंद जी बोल रहे थे, जिस पक्ष पर उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, शिक्षा, संस्कृति और समाज का उत्थान स्वावलंबन के आधार पर कैसे हो, इसमें बाबा राघव दास को स्मरण करने से कुछ मदद मिलती है तो नई पीढ़ी प्रेरित होगी। इस पुस्तक की जो सबसे बढ़िया बात या इस पुस्तक का जो सबसे बढ़िया अंश मेरी नज़र में है वो प्रश्न और उत्तर के शैली में बाबा राघव दास के जीवन का एक परिचय है, और ये सुमित की अपनी खोजी हुई अपनी शैली है। इस शैली के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, और इस प्रयास के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बाबा राघव दास के बारे में हमारे पीढ़ी के लोग उनका नाम जानते हैं, नई पीढ़ी भी थोड़ा बहुत उस एरिया में बाबा राघव दास का नाम जानती होगी, लेकिन जब हम कोई पुस्तक किसी व्यक्ति पर लेकर आते हैं तो वो एक स्थायी काम होता है, और स्थायी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भरपूर शोध करने के बाद जहाँ जहाँ इस पुस्तक में कमियाँ दिखाई पड़ रही हैं उसको सुधार कर बाबा राघव दास को एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जितना काम या जो स्वयं की प्रेरणा से सुमित राय ने किया है, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ, और यही मैं अपनी बात